हेलो सेकेंड ईयर। आज नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, मांग का नियम। नाम से विदित हो रहा है, जो मांग हम करते हैं उसका भी एक नियम होता है। यानी मांग का अर्थ वस्तु की मांग के साथ खरीदने की शक्ति का विचार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात मांग के साथ साथ स्थान, समय, कीमतें तीनों ही शामिल की जाती हैं। उदाहरण के लिए जयपुर में प्रतिदिन 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की मांग 1000 क्विंटल है। मांग का नियम। बाजार में एक वस्तु की मांग पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आमदनी, उसकी रुचि, अरुचि और अन्य वस्तु की कीमतें, भावी कीमतों के संबंध में अनुमान इत्यादि। किसी भी दिए हुए समय में एक वस्तु की मांग इन सब विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। मांग की नियम की परिभाषा। मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में कमी होती है। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, अन्य बातों के स्थिर। अन्य बातों के स्थिर से मतलब क्या है? पहला, उपभोक्ता की आमदनी। इस नियम में हमने उपभोक्ता की आमदनी को स्थिर मान लिया गया है। दूसरा, उपभोक्ता की पसंद या अभिमान। कुछ वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता का अधिमान धीरे धीरे बदलते हैं, जैसे मकान व मुख्य खाद्यान्न इत्यादि। लेकिन कुछ में तेजी से बदलते हैं, जैसे श्रृंगार का सामान, वस्त्र इत्यादि। तो हमने इस नियम में इसको भी स्थिर मान लिया है। तीसरा, अन्य वस्तु की कीमतें। मांग के नियम में अन्य वस्तु की कीमतों को भी स्थिर रखना पड़ता है। वस्तु एक दूसरे की पूरक होती हैं, जैसे मोटर कार व पेट्रोल, जूते मोजे, टेनिस का बल्ला व टेनिस की गेंद इत्यादि। वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न होती हैं, जैसे शुद्ध घी व वनस्पति घी, सरसों का तेल, खोपरे का तेल, कैंपा कोला, गोल्ड स्पोर्ट, गन्ने का रस व शरबत, चाय या कॉफ़ी। चौथा है भावी कीमतों के संदर्भ में प्रत्याशाएं। यदि उपभोक्ता को यह सोचने लगते हैं कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें और बढ़ेंगी, तो वे आज के कीमतों पर अधिक वस्तु खरीदने लग जाएंगे। अतः मांग के नियम में भावी कीमतों के संदर्भ में भी प्रत्याशाओं या संभावनाओं को हमने स्थिर मान लिया है। अगर मांग के नियम को एक सरल फलन या फंक्शन के रूप में देखें तो वह इस प्रकार होगा, x = फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई वाई डी टी बी एन पी ई। x वस्तु की मात्रा, पी एक्स वस्तु की कीमत, y उपभोक्ता की औसत आमदनी, वाई डी परिवारों में आमदनी का वितरण, t उपभोक्ताओं की रुचि व अरुचि, पीएन अन्य संबद्ध वस्तु की कीमतें, पी जनसंख्या का आकार, ई भावी कीमतों की संभावनाएं, एफ फलन में सूचक। इनको हमने स्थिर मान लिया है। तभी एक वस्तु की कीमत घटने से मांग की मात्रा बढ़ेगी, कीमत के बढ़ने से उसकी मात्रा घटेगी। यानी दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।
मांग की अनुसूची व मांग वक्र। मांग की अनुसूची, ये नियम को व्यक्त करते समय मांग की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में एक काल्पनिक टेबल दी गई है। मांग की मात्रा का कॉलम में विभिन्न संभावित कीमतों व खरीद की मात्राओं को सूचित करता है। जैसा कि इस टेबल में है, पहले में कीमत 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये ये बताई गई है। इसी प्रकार मांग की मात्रा 10 रुपये पे 5,000 रुपये किलो, 1000 किलो में है, और 9 रुपये पे 10। यानी इस टेबल से ये पता पड़ रहा है जैसे जैसे कीमतें गिर रही हैं मांग की मात्रा बढ़ती जा रही है। सबसे न्यूनतम कीमत 4 रुपये पर मांग की मात्रा 35,000 किलो है। यानी कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, जैसा कि तालिका में बताया गया है। हम अब चित्र की बात लें। चित्र में आप देख रहे हैं कि OX पे मांग की मात्रा ली गई है और OY पे कीमत बताई गई है, और मांग रेखा है DD। अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे गिरती हुई है डिमांड लाइन, अर्थात कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी जैसे जैसे कीमत कम होती है मांग की मात्रा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कीमत 7 रुपये है, ये देखिए, और मांग की मात्रा 20 है, लेकिन कीमत कम होती है तो देखिए अपना आप ही नीचे की तरफ ले जाते हैं, मांग की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कीमत और, लेकिन ये तभी संभव है जब अन्य बातें स्थिर हों। अन्य बातों से स्थिर से मतलब कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, भावी कीमतों के संदर्भ में प्रत्याशा, अन्य संबद्ध कीमतों की, वस्तुओं की कीमतें, अगर ये सब स्थिर हो तो ही मांग की मात्रा व कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। थैंक यू।